नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सभी का बहुत बहुत स्वागत है द्रोणा बैच के अंदर। और मेरा नाम है तनुज बंसल और आप देख रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का आज लेक्चर नंबर 2 है भाई। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चंस का भंडारा, यानी कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस आज यहां पे करने वाले हैं फैराडे के लॉज पे, यानी कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चंस का भंडारा होगा, भंडारा लगाएंगे, भंडारा भंडारा तेरी धुन में दिल भंडारा, नहीं क्या बोलते हैं, ऐसा ही है कुछ। एग्जाम्पल्स ऑन मोशन ऑफ बार मैग्नेट, एग्जाम्पल्स करेंगे। देखो कितने टाइप के एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑन मोशन ऑफ बार मैग्नेट को मूव करेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजिंग विद टाइम, अगर फील्ड या फ्लक्स चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑन चेंजिंग एरिया, अगर एरिया चेंज हो रहा है तो उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। मोशन ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर लूप मूव कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑन चेंजिंग एंगल, एंगल चेंज होने के एग्जाम्पल्स देखेंगे कि थीटा अगर चेंज हो रहा है तो। और इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ठीक है जी, एग्जाम्पल्स मतलब इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे और इसके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। तो ये कुल मिला के हमारे 6 टॉपिक आप मान सकते हो कि यहां पे हैं, जो मैंने यहां पे लिखे हुए हैं। नंबर तो 4 तक ही हैं लेकिन टॉपिक 6 हैं, 6 टॉपिक हैं। चलो, क्या यह पता है? पता क्या है सर? क्या पता करना चाहते हैं? पता हम ये करना चाहते हैं कि जो आपके बेसिक लॉज हैं, क्या आपको ये पता है कि फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल है वो होता है -d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर n लूप्स हो जाएं, एक लूप के थ्रू तो d∅dt, और अगर n लूप्स हो जाएं तो n भी साथ में मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर इंड्यूस्ड करंट निकालना है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आ जाता है। ये तो बेसिक चीजें हैं। फ्लक्स को चेंज करने के तरीके क्या हैं बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स होती है B.A या फिर BA cos थीटा। अब सारा खेल जो है ना ईएमएफ इंड्यूस होने का, वो फ्लक्स के चेंज पे डिपेंड करता है। तो फ्लक्स को चेंज कैसे कैसे किया जा सकता है? या तो आप B को चेंज कर दो, या आप एरिया को चेंज कर दो, या आप इनके एंगल को चेंज कर दो, या फिर तीनों को चेंज कर दो, या किसी 2 को चेंज कर दो, किसी को भी चेंज कर दो। फ्लक्स को चेंज करना है बस। चेंज मैग्नेटिक फील्ड को घटा दो बढ़ा दो, एरिया को घटा दो बढ़ा दो, थीटा को घटा दो बढ़ा दो, चेंज कर दो, जैसे मर्जी कर दो। ठीक है जी, ये कहानी। अब इसके अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स हम यहां पे क्वेश्चंस के भंडारे में इस चैप्टर में करने वाले हैं। पहले टाइप के क्वेश्चंस क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑन मोशन ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का अगर मोशन हो रहा है तो उस पे हम एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है जी, आपको पता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ में यहां पे माइनस आता है। माइनस लेंज लॉ की वजह से आता है। लेंज लॉ ये कहता है कि जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो रही है उसको अपोज करना है, यानी कि जो कारण है इंड्यूस्ड ईएमएफ का उसी को अपोज करना है। यानी कि जिस थाली में खाया गया है उसी में छेद करना है। ठीक है ना, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तो बार मैग्नेट के मोशन पे एग्जांपल्स लास्ट टाइम भी किए थे, अभी भी कर रहे हैं। बताया था मैंने आपको। ये देखो भाई, ये कॉइल है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। बार मैग्नेट को जब हम मूव करते हैं, बार मैग्नेट को जब हम मूव करते हैं, क्योंकि बार मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आती है बेटा। बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी भैया। ठीक है ना, बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। तो बार मैग्नेट को जब हम आगे पीछे मूव करवाते हैं, जब हम कॉइल की तरफ मूव करवाते हैं, ठीक है ना, इस तरफ मूव करवाते हैं, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। ठीक है ना, और जब हम दूर मूव लेके जाते हैं इसको, जब हम दूर मूव करवाते हैं इसको, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। यानी कि जब बार मैग्नेट मूव करता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है भाई। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो फिर क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा भाई।
जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो क्या प्रोड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है जी, याद करो, पिछले लेक्चर को याद करो। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता रहा हूं। जो नॉर्थ डायरेक्शन होती है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज करंट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो एन बनाया है मैंने, एन बनाया है। एन ऐसा लग रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की तरह है। नॉर्थ ऐसा लग रहा है कि ये एंटी क्लॉकवाइज करंट की तरह है, और साउथ ऐसा लगेगा आपको, अभी मैं बनाऊंगा, साउथ आपको ऐसा लगेगा जैसे क्लॉकवाइज करंट है। साउथ आपको ऐसा लगेगा कि क्लॉकवाइज करंट है, नॉर्थ आपको ऐसा लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज करंट है, और साउथ आपको ऐसा लगेगा कि ये क्लॉकवाइज करंट है। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए यहां पे बार मैग्नेट है हमारे पास, और बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पे पास आ रहा है इसके। जैसे ही बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल यहां पे पास आ रहा है तो ये जो कॉइल है इसको रिपेल करने की कोशिश करेगी। कॉइल क्या कहेगी? दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ, मेरे से दूर जाओ, दूर जाओ, दूर जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसको मैग्नेट को रिपेल करनी चाहिए। मैग्नेट को अगर ये रिपेल करनी चाहिए तो बार मैग्नेट अगर पास आ रहा है इसके, तो कॉइल को भी अपने इधर नॉर्थ बनाना चाहिए। कॉइल को भी अपने इधर क्या बनाना चाहिए? नॉर्थ बनाना चाहिए, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट बनाना चाहिए अगर हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो। मैग्नेट कहां से आ रहा है भाई? राइट हैंड साइड से। देखो व्यू देखने से बहुत चीजों पे फर्क पड़ता है। मान लो कि मैं घड़ी है, मेरे हाथ में घड़ी है सपोज करो, और मैं इधर से देख रहा हूं तो ये क्लॉकवाइज दिखेगी। लेकिन अगर इसी घड़ी को मैं उल्टा देखूंगा तो ये घड़ी मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, चाहे आप सोच के देख लो भाई। ठीक है ना? अगर आपको ये चीज ऐसे दिख रही है क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है ना, मैं इसी चीज को इधर से देख रहा हूं, मुझे ये चीज एंटी क्लॉकवाइज दिख रही होगी। आप अपने आप करके देख सकते हो, एक साइड से किसी चीज को देखोगे, अगर वो क्लॉकवाइज दिख रही है तो दूसरी साइड से वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। ठीक है ना? यहां पे हम मैग्नेट किस तरफ से आ रहा है भाई? राइट हैंड साइड से आ रहा है। अगर मैग्नेट राइट हैंड साइड से आ रहा है तो राइट हैंड साइड से देखने पे आपको ये नॉर्थ दिखाई देना चाहिए, तभी ये रिपेल कर पाएगा। ठीक है ना? तो यहां पे नॉर्थ है, यानी कि कौन सा करंट है? एंटी क्लॉकवाइज करंट है। सिमिलरली यहां पे अगर ये साउथ पोल पास आ रहा है, अगर ये साउथ पोल पास आ रहा है तो इसको रिपेल करने के लिए यहां पे क्या बनेगा? साउथ बनेगा, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी भैया। कैसी डायरेक्शन बनेगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन बनेगी अगर साउथ पोल पास आ रहा है तो। ठीक है जी, आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम यहां पे करते हैं। आइए, बात हो रही है मेटल रिंग की। ये क्वेश्चन आया था 1996 में। क्वेश्चन बहुत पुराना है लेकिन कंसेप्ट आज भी वैलिड है भाई। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बहुत पहले आया था तो आज हम इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। नहीं नहीं सर, आज नहीं करेंगे सर, आज नहीं करेंगे। अरे पागल हो क्या? मेटल रिंग इज हेल्ड हॉरिजॉन्टली एंड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग। ध्यान से सुनो, मेटल रिंग हॉरिजॉन्टल रखिए ऐसे, थाली में थाली रखते हैं ना बेड पे, वैसे रखिए। ठीक। एंड अ बार मैग्नेट इज ड्रॉप्ड थ्रू द रिंग विद इट्स लेंथ अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। जो रिंग की एक्सिस है, ये रिंग की एक्सिस होगी वर्टिकल। बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो एक्सिस के अलोंग है। बार मैग्नेट की जो लेंथ है वो एक्सिस के अलोंग है, और बार मैग्नेट को ड्रॉप कर दिया, नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया। तो एक्सेलरेशन ऑफ द फॉलिंग मैग्नेट इज, जो ये मैग्नेट नीचे गिर रहा है इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? क्या ऑप्शंस हैं? पढ़ो। मोर देन जी, जी से ज्यादा होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये। इक्वल टू जी, लेस देन जी, आइदर ए या सी, मतलब आइदर 1 या 3। कहने का मतलब ए या सी, कहने का मतलब यहां पे क्या हो गया?
अरे मिट नहीं रहा, चलो ठीक है 1 या 3, ठीक 1 या 3। ध्यान से समझिएगा इस बात को कि भैया मैं क्या कहना चाहता हूं। बार मैग्नेट अगर ये कॉइल नहीं होती तो बार मैग्नेट सीधा सीधा आता। व्हेन नो कॉइल, जब कोई कॉइल प्लेस नहीं की गई है, व्हेन नो कॉइल इज प्लेस्ड, बार मैग्नेट सीधा सीधा ग्रेविटी के अंदर नीचे आता तो इसकी एक्सेलरेशन जी के बराबर होती। अब पंगा पता क्या हो गया, बार मैग्नेट पास आ रहा है इसके कॉइल के, और जैसे ही बार मैग्नेट पास आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा। मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं कि साउथ पोल है बार मैग्नेट का और ये नॉर्थ पोल है। अब साउथ पोल पास आ रहा है इसके, तो इस कॉइल में क्या बनेगा, साउथ बनेगा, रिपेल करना है, क्योंकि कॉइल को तो रिपेल करना है भाई, इसको कॉइल को तो रिपेल करना है इसको, तो कॉइल को रिपेल करना है तो भैया इसकी एक्सेलरेशन को ये क्या करेगी, कम करेगी। बोलो भैया, चाहे साउथ आ रहा हो पास, चाहे नॉर्थ आ रहा हो, ठीक है ना। अगर साउथ पास आ रहा है तो साउथ बन जाएगा, अगर नॉर्थ पास आ रहा है तो नॉर्थ बन जाएगा। यानी कि कॉइल इन एनी केस इसको रिपेल करेगी। ये तो मैंने एग्जांपल माना है कि ऊपर नॉर्थ या ऊपर साउथ, तो आप कुछ भी मान लो, जैसा मर्जी मान लो, कॉइल हर केस में इसको क्या करेगी, रिपेल करेगी। अगर कॉइल हर केस में इसको रिपेल करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी एक्सेलरेशन कम हो जाएगी जी से, क्योंकि भैया ग्रेविटी नीचे लग रही है और रिपल्शन ऊपर लग रही है। तो क्या ये ग्रेविटी की एक्सेलरेशन को कम करेगी, बिल्कुल कम करेगी भैया। ग्रेविटेशनल फोर्स एफ जी नीचे लग रहा है और मैग्नेटिक फोर्स एफ एम ऊपर लग रहा है, तो एक्सेलरेशन लेस देन जी होगी भैया। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैग्नेट का कौन सा हिस्सा नीचे आ रहा है, अगर नॉर्थ आ रहा है भैया तो भी रिपेल ही करना है, क्योंकि आ तो पास ही रहा है ना, आ तो पास ही रहा है, तो इसको रिपेल ही करना है भाई, तो इसको रिपेल ही करना है, ठीक है ना। तो यहां पे नॉर्थ भी बन जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रिपल्शन होगा इन एनी केस, ठीक है ना। तो यहां पे भी रिपेल ही करेगा, ये नॉर्थ आया तो नॉर्थ बनेगा, साउथ आया तो साउथ बनेगा। सीधा सीधा आंसर, सीधा सीधा आंसर है। चलो अब ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ठीक है। प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड। एक सिचुएशन डिस्क्राइब करी जाएगी, अभी करूंगा मैं। प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड। विच कैपेसिटर प्लेट विल बी एट हायर पोटेंशियल, विच कैपेसिटर प्लेट विल बी एट हायर पोटेंशियल, ये आपसे पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा। अब मैं कॉइल के बीच में ना, मैंने क्या किया, चालाकी से मैंने कॉइल के बीच में कैपेसिटर प्लेट लगा दी, कॉइल के बीच में मैंने कैपेसिटर प्लेट लगा दी। ये सिचुएशन है, क्योंकि मुझे पता था कि करंट तो फ्लो हो ही रहा है, तो हो अच्छा है, करंट फ्लो हो रहा है तो कैपेसिटर ही चार्ज कर लो भाई, है ओके जी। सिचुएशन ये है कि दो मैग्नेट हैं, इधर से साउथ पास आ रहा है और इधर से नॉर्थ पास आ रहा है। दोनों मैग्नेट जो हैं एक दूसरे के पास आ रहे हैं, कॉइल के पास आ रहे हैं। दोनों मैग्नेट, एक इधर से एक इधर से, ठीक है जी, ओके जी। तो आपको बताना है कि कैपेसिटर की प्लेट पे क्या पोलैरिटी आएगी। ये कॉइल का राइट हैंड साइड व्यू दिखा रखा है, राइट हैंड साइड व्यू आपको प्लेट का दिखा रखा है, ठीक है ना, कैपेसिटर प्लेट्स का, ठीक, मतलब कॉइल का, ठीक। राइट हैंड साइड व्यू है, जिस तरफ से राइट से मैग्नेट आ रहा है उधर से व्यू शो किया गया है। अच्छा जी, व्यू का मैटर करता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक। चलो अब सुनिएगा, अब कुछ भी ना दिया हो क्वेश्चन में तो ज्यादातर राइट हैंड साइड व्यू ही होता है, ठीक है ना। ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर अगर ना भी लिखा हो तो राइट हैंड साइड व्यू ही होता है। कि जो कॉइल दिखाई जाती है वो राइट हैंड साइड से ही दिखाई जाती है ज्यादातर केसेस में, ठीक है ना। तो इस बात का ज्ञान रखिएगा।
अगर व्यू नहीं बताया गया तो रोने मत बैठ जाना भैया, यहाँ पे राइट हैंड साइड से ही दिखाई जाती है, मतलब ये कॉइल यहां से दिखाई जाएगी। कैसी लग रही हूं मैं, कॉइल अच्छी लग रही हूं, ऐसा। ठीक, अब कह रहे हैं कि कैपेसिटर की कौन सी प्लेट पे क्या पोलैरिटी होगी, कैपेसिटर की कौन सी प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी, कौन सी लोअर पे होगी, ये पूछा गया। मेरी बात समझो, सुनना, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। भूल जाओ एक बार के लिए कैपेसिटर की प्लेट को, आप ऐसा समझो कि साउथ पास आ रहा है, साउथ पास आ रहा है, तो इधर क्या बनना चाहिए, साउथ। राइट हैंड साइड पे क्या बनना चाहिए, साउथ बनना चाहिए, बनना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए, ठीक है ना। राइट हैंड साइड पे क्या बनना चाहिए, नॉर्थ बनना चाहिए, सॉरी साउथ बनना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड पे इसका उल्टा नॉर्थ बन जाए, ठीक है जी। राइट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो साउथ बनना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप देखोगे तो नॉर्थ बनना चाहिए, ठीक। अब दूसरे केस पे आ जाओ। अब इधर से मैग्नेट हमला कर रहा है, लेफ्ट से हमला कर रहा है, अब मैग्नेट का लेफ्ट से हमला है, ठीक। तो लेफ्ट से हमला है, नॉर्थ पास जा रहा है, तो अगर लेफ्ट से देखेंगे तो नॉर्थ बनना चाहिए भाई, लेफ्ट से मैग्नेट हमला कर रहा है तो लेफ्ट से देखेंगे, क्योंकि लेफ्ट से बचाव करना है, तो लेफ्ट में नॉर्थ बनना चाहिए, और राइट हैंड साइड में अपने आप जो है वो साउथ बन जाएगा। तो यहां पे मैं तो राइट हैंड साइड व्यू दिखा रहा हूं, मैं तो राइट हैंड साइड व्यू दिखा रहा हूं भाई, ठीक है ना, मैं तो राइट हैंड साइड व्यू दिखा रहा हूं हमेशा। तो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड व्यू है, भले ही मैग्नेट लेफ्ट से आए, भले ही मैग्नेट राइट से आए, मुझे राइट हैंड साइड व्यू ही दिखाना है। दोनों ही केसेस में आप देखो, दोनों ही केसेस में लेफ्ट हैंड साइड में नॉर्थ बन रहा है, राइट हैंड साइड में साउथ बन रहा है, यानी कि दोनों मैग्नेट एक ही डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ क्रिएट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों का इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐड हो रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं यहां पे एक ही फिगर के अंदर दो मैग्नेट आ गए हैं, एक मैग्नेट इधर से आ रहा है, एक मैग्नेट इधर से आ रहा है। मुझे पता शक क्या हुआ, मुझे शक यह हुआ कि दोनों मैग्नेट्स का कहीं इफेक्ट कैंसल ना हो जाए, कि हो सकता है इसमें कोई भी इंड्यूस्ड करंट ना जाए, ऐसा शक हुआ मुझे, ठीक है ना। लेकिन अब मेरा शक जो है वो गलत था। क्यों गलत था, कि भैया इधर से साउथ आ रहा है राइट से, तो राइट में साउथ बनेगा, लेफ्ट में नॉर्थ बनेगा। अब इधर लेफ्ट से नॉर्थ जा रहा है तो इधर भी लेफ्ट में नॉर्थ बन गया, और इसकी वजह से राइट में साउथ बन गया। मतलब दोनों चीजें, दोनों मैग्नेट एक ही तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर रही हैं। तो बोथ मैग्नेट्स आर प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन सेम डायरेक्शन। दोनों मैग्नेट इंड्यूस्ड करंट सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रही हैं भाई, सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं भाई, दोनों मैग्नेट इंड्यूस्ड करंट सेम डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप यहां पे देखो, फिर मैं डायग्राम बना देता हूं, साउथ नॉर्थ, साउथ नॉर्थ, ठीक है जी। इधर से साउथ पास आ रहा है और इधर से नॉर्थ पास आ रहा है, दोनों से ही यहां पे पोलैरिटी जो है वो साउथ वाली बन रही है। कलर चेंज कर देता हूं, दोनों से ही पोलैरिटी यहां पे साउथ वाली बन रही है। साउथ मतलब करंट क्लॉकवाइज, साउथ मतलब करंट क्लॉकवाइज, करंट क्लॉकवाइज, तो करंट ऐसे आ रहा है भाई, करंट क्लॉकवाइज, इसका मतलब करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का। इसका मतलब इनको प्लेट्स को नाम दे देता हूं ए और बी, ठीक है ना। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज ऊपर की प्लेट पे जमा हो जाएगा, ठीक है ना, और नीचे से पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, नीचे पॉजिटिव चार्ज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। भाई ध्यान से सुनो, साउथ पोल बन रहा है, ये तो बात क्लियर हो गई थी, ठीक है।
साउथ मतलब करंट साउथ यानी कि करंट क्लॉकवाइज, ठीक है ना। करंट क्लॉकवाइज इसका मतलब करंट उस डायरेक्शन में मान के चलते हैं जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इसका मतलब ए प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और बी प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा उल्टा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी, जिसके पास कमी हो गई उस पे नेगेटिव चार्ज, जिस पे ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। पोलैरिटी आ गई, तो इसका मतलब ए इज एट हायर पोटेंशियल देन बी। ए जो है वो बी के मुकाबले में हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है जी। यहाँ पे नाम दे दिया था मैंने ए और बी, तो यहाँ पे ए जो है वो हायर पोटेंशियल पे है विद रिस्पेक्ट टू बी। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको बहुत पूरे डिटेल में समझा दिया है, ठीक है ना। इससे ज्यादा डिटेल में ये नहीं समझाया जा सकता। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, आगे आओ। एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स चेंजिंग विद टाइम। देखो, फ्लक्स को चेंज करने के तीन तरीके, फील्ड को चेंज कर दो, एरिया को चेंज कर दो, एंगल को चेंज। जब हम मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं, हम चेंज किसको कर रहे हैं? फील्ड को। किसको चेंज कर रहे हैं? फील्ड को चेंज कर रहे हैं। तो अब फील्ड को चेंज करने के ही और एग्जांपल्स हैं, ठीक, ध्यान से सुन। इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, ठीक है जी। यहां पे सुनिएगा, ये होता है बी डॉट ए, या फिर बी ए कॉस थीटा लिख दूं, या फिर बी ए कॉस थीटा लिख दूं, ठीक। लेट सपोज करते हैं कि एंगल 0 डिग्री है। सपोज कर लेते हैं कि एंगल 0 डिग्री है। सपोज कर लो कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। तो बी ए कॉस 0 ये लेट किया है और कुछ नहीं किया, ये सिर्फ और सिर्फ लेट किया है, ठीक है जी, ओके। क्योंकि हम एग्जांपल्स अभी वो वाले करेंगे जिसमें एंगल 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। बाद में एंगल बाद में चेंज करेंगे, अभी चेंज नहीं करेंगे। तो cos 0 1 होता है। अब यहाँ पे एरिया नहीं चेंज कर रहे, हम क्या चीज चेंज कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हैं। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो एरिया नहीं चेंज कर रहे, तो एरिया बाहर आ जाएगा और यहाँ पे लिखा जाएगा dB बाई dt। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा E इंटू ए इंटू माइनस ऑफ एरिया इंटू dB बाई dt। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करनी है तो माइनस नहीं लगेगा, और एरिया इंटू dB बाई dt, एरिया इंटू dB बाई dt, एरिया इंटू dB बाई dt। ये तब होगा जब एंगल 0 डिग्री है, ठीक है जी। एंगल चेंज नहीं हो रहा, एरिया चेंज नहीं हो रहा, एंगल 0 डिग्री है और मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ चेंज हो रही है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से हम चीजें यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है जी। बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलो कुछ एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे तभी हमें अच्छा समझ में आएगा यहाँ पे। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, इस टाइप की एग्जाम्पल नंबर 1 क्या एग्जाम्पल है सुनिएगा। अभी तो सिर्फ मैं आपको डायरेक्शन निकलवा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। एक कॉइल है जो कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। एक कॉइल है जो कि क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है जी। कॉइल इज प्लेस्ड इन अ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है। कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड increasing with time, increasing with time। Find direction of induced current, direction of induced current in coil। कॉइल में इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालो, ठीक। ध्यान से सुनिए,
मैंने आपको लेंज लॉ क्या बताया था, ये माइनस क्यों आता है? ये माइनस इस वजह से आता है कि जो भी इफेक्ट जिसकी भी वजह से हुआ है उसको अपोज करना है, ठीक है ना, उसको अपोज करना है। अब ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे ये जो कॉइल है ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। किसमें रखी है? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। और इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है और इंक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है भाई, इंक्रीज कर रही है। तो इसमें करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि ये इसके इंक्रीज को अपोज करे। कॉइल में करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होगा कि इसके इंक्रीज को अपोज करे। भाई मैग्नेटिक फील्ड के इंक्रीज करने की वजह से फ्लक्स चेंज हो रही है। फ्लक्स क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है? दो बातें देखनी है आपको, दो बातें देखनी है भाई, टू थिंग्स जो इसमें आपको नोट करनी है। दो थिंग देखनी होती है भाई। पहली, फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है। दूसरी, कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। बस अगर दो चीजें देख ली तो बात समझ जाओगे, ठीक है ना। दो चीजें देख ली तो बात समझ जाओगे। अब देखो ध्यान से, यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है और इंक्रीज हो रही है, अंदर की तरफ है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है जी। तो इसमें करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा कि वो उसको डिक्रीज करे। तो ये अपना करंट इस तरीके से प्रोड्यूस करेगी ये कॉइल, ताकि वो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करे। तो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करने का तरीका क्या है? डॉट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो। डॉट कैसे क्रिएट होगी? ये देखो, थंब डॉट आना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर इंड्यूस्ड करंट आई इंड्यूस्ड लिख देता हूं, अगर इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तो डॉट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। कॉइल विल क्रिएट एंटी क्लॉकवाइज करंट coil will induce anti-clockwise current to create dot magnetic field so that it can oppose increase in cross magnetic field, increase in cross magnetic field। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को जो मैंने यहां पे बोली है। तो आपको दो चीजें देखनी है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? क्रॉस। बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। तो उसको क्या करना है? अपोज करना है। बात 100 बातों की एक बात, जो हो रहा है उसको अपोज करना है। बढ़ रही है, उसको अपोज करना है। अपोज करने के लिए डॉट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करनी पड़ेगी। डॉट कैसे क्रिएट होगी? एंटी क्लॉकवाइज करंट से। बात खत्म। ये आंसर है भाई, ये आंसर है, ठीक। अगला सवाल करते हैं, इसी के ऊपर दूसरा एग्जांपल। फिर वही कॉइल है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्या जी? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। डायरेक्शन बतानी है इंड्यूस्ड करंट की। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट आपको बतानी है, और मैग्नेटिक फील्ड इस बार डिक्रीज कर रही है। क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज कर रही है भाई। मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो आपको बताना है कि करंट किस तरफ प्रोड्यूस होगा। देखो बहुत आसान है। इस बार मैग्नेटिक फील्ड कहां है? देखो दो बातें देखनी है। किस तरफ है? अंदर है। क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? अगर डिक्रीज कर रही है तो इंक्रीज करो, जो हो रहा है उसको उल्टा करो, जो हो रहा है उसको उल्टा करो। यानी कि क्रॉस में डिक्रीज करना है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करना है। डिक्रीज तो हो रही थी, हमें इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट चाहिए। टू इंक्रीज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, टू इंक्रीज क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इसको इंक्रीज करने के लिए इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज आएगा भाई, ठीक है जी। क्लॉकवाइज ये आपका आंसर है। खत्म, खल्लास। समझे? समझे कि नहीं समझे?
समझ गए सर, समझ गए। बहुत बढ़िया, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है जी, ओके। और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, एक कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है जी, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालें जी, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालें। भैया मेरी बात ध्यान से सुनो यार, सोचो जरा, पहले पॉज करो, सॉल्व करो। अब देखो, देखो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, इस तरफ है। ठीक है जी, क्या कॉइल को क्रॉस करके कोई फ्लक्स जारी है? क्या कॉइल को क्रॉस करके कोई फ्लक्स जारी है? नहीं, जा ही नहीं रही, क्रॉस तो कर ही नहीं रही, ये तो फील्ड इसके पैरेलल है जी। मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट क्रॉसिंग द कॉइल, इट इज पैरेलल टू द कॉइल। ये कॉइल के पैरेलल है भाई, तो इसका मतलब फ्लक्स इसकी जीरो रहेगी ऑलवेज, चेंज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। चाहे मैग्नेटिक फील्ड को 1000 गुना कर दो, 2000 गुना कर दो, 3000 गुना कर दो, भैया जब क्रॉस ही नहीं होनी उसमें से। एक और तरीका बताता हूं, मैथमेटिकल तरीका। ये अगर आपको टीबी स्पेशल समझ में नहीं आया तो मैथमेटिकल तरीका देखो, सुनो। ये एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई मान लो, ये जेड मान लो बाहर की तरफ। ये कॉइल रखी हुई है एक्स वाई प्लेन में, इसका एरिया वेक्टर कहां होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ, जो मर्जी मान। जेड में होगा ना इसका एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर कॉइल के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका एरिया वेक्टर जो है वो के कैप में होगा, मान लेते हैं। ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड किस में है, आई कैप में। मैग्नेटिक फील्ड किस में है, आई कैप में। क्या दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं? क्या दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है? जब दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो cos 90 तो जीरो होता है, खत्म। फ्लक्स क्रॉस ही नहीं कर रही, क्रॉस ही नहीं कर रही तो कोई भी करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, चाहे कुछ भी करते रहो, नो इंड्यूस्ड करंट। तो कई बार धोखा भी हो जाता है भाई, कई बार धोखा भी हो जाता है, इसीलिए मैंने आपको दो चीजें बताई हैं कि दो चीजें देखनी है आपको। ये टीबी स्पेशल 2 स्टेप्स, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, फिर देखो इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है। पहले क्रॉस तो करे फ्लक्स। बहुत बढ़िया, आगे आओ। हाँ जी, 1992 में क्वेश्चन आया था, 30 साल पुराना क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन असरदार है भाई, आज भी इससे सवाल आ सकता है। देखिएगा जरा, rectangular coil of number of turns 20 and area of cross section 25 square centimeter has a resistance of 100 ohm. If a magnetic field which is perpendicular to the plane of the coil changes at a rate of 1000 Tesla per second, the current in the coil is, देखो यार, कह रहे हैं कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसकी 20 टर्न्स है। कितनी टर्न्स है, 20, नंबर ऑफ टर्न्स 20 है। मैं सारी चीजें लिख लेता हूं पहले, ठीक। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ठीक है जी। रेजिस्टेंस उसका 100 ओम है कॉइल का। मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज चेंजिंग एट अ रेट ऑफ, यानी कि dB बाई dt 1000 टेस्ला पर सेकेंड है, एक सेकंड में 1000 टेस्ला चेंज हो जाती है। तो आपको इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू बतानी है, ठीक। बहुत बढ़िया,
इंड्यूस्ड करंट क्या होता है बेटा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, यही होता है। रेजिस्टेंस आपको पता है, स्टेप बाय स्टेप चला करो। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, क्या करें? टाइम लगाओ क्वेश्चन, क्वालिटी पे ज्यादा ध्यान दो एज कंपेयर टू क्वांटिटी। होमवर्क चाहे कम कर लो तो चल जाएगा, लेकिन होमवर्क अगर ढंग से नहीं हुआ तो दिक्कत है। देखो करना तो सारा ही होमवर्क है, ऐसा नहीं सर ने बोल दिया कि थोड़ा कम कर लो हम कम करेंगे। कोशिश करो पूरा होमवर्क करने की, लेकिन इस बात पे कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए कि होमवर्क की क्वालिटी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी पे वर्क करो, क्वांटिटी पे नहीं। समझ गए? दोनों हो रही हैं तो फिर तो बहुत बढ़िया। पहली प्रायोरिटी क्वालिटी होनी चाहिए। टाइम लगा के क्वेश्चंस करो, आप टाइम लगाओ क्वेश्चंस, ठीक है ना? थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा क्वेश्चंस पे आपको। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है, अब ध्यान से सुनिएगा, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। मुझे क्या निकालना है? इंड्यूस्ड करंट। स्टेप बाय स्टेप लिखो, चाहे लिख लो कॉपी पे, शुरू में चाहे स्टेप लिख लो। शुरू में थोड़ी सी क्वेश्चंस करने की स्पीड डिक्रीज होगी, ठीक है ना, थोड़ी कम होगी स्पीड, लेकिन जब आप स्टेप लिखोगे ना तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा भाई, ठीक है ना? अब मैंने अपने दिमाग में स्टेप बना रखा भाई, मुझे इंड्यूस्ड करंट निकालना है। इंड्यूस्ड करंट निकालने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? d∅dt। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे डायरेक्शन तो निकालनी कोई नहीं। क्या मुझे डायरेक्शन निकालनी है? क्या क्वेश्चन में डायरेक्शन पूछी गई है? नहीं पूछी गई, ठीक है ना? ओके, अब सुनो, d∅dt। फाई क्या होता है जी? PA cos थीटा। यहां पे थीटा कितना है पहले ये देखो। कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है। ये कॉइल का प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर है। कॉइल का ये कौन सा प्लेन है? XY प्लेन, ठीक है ना? इसके परपेंडिकुलर मान लो क्रॉस है। ये अज्यूम किया, मैं डॉट भी अज्यूम कर सकता था। मेरी बात ध्यान से समझो, मैं डॉट भी अज्यूम कर सकता था, मैंने क्रॉस अज्यूम कर लिया, ठीक है ना? क्रॉस अज्यूम कर लिया भाई। एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा। एरिया वेक्टर भी दो डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हो, चाहे बाहर की तरफ चाहे अंदर की तरफ। तो मैं अंदर की तरफ ही कर लेता हूं भैया, जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। मेरे पास अगर चॉइस है, मेरे पास चॉइस है, तो मैं फिर उल्टा अज्यूम क्यों करूं भाई? तो मैं उसी तरफ अज्यूम करूंगा, अंदर की तरफ ही अज्यूम करूंगा भाई एरिया वेक्टर, ठीक है जी? तो यहां पे मैं एरिया वेक्टर भी अंदर की तरफ ही मान लेता हूं। तो यहां पे दोनों के बीच एंगल जो होगा वो 0 डिग्री होगा, तो यहां पे BA बन जाएगा। और वही चीज है, एरिया को बाहर निकाल लोगे, dB/dt लिख दोगे, जो मैंने आपको पहले लिख के भी दिखाया है। करना अल्टीमेटली यही है। मैंने आपको ये पूरा इसलिए करके दिखाया ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि वही चीज आ गई जो मैंने आपको बताई थी। थीटा 0 डिग्री लिया है हमने, ये एरिया वेक्टर को भी अंदर ही माना है, एरिया वेक्टर को भी क्रॉस ही माना है भाई, एरिया वेक्टर को भी क्रॉस ही माना है, मैग्नेटिक फील्ड को भी क्रॉस ही माना है, दोनों एक दूसरे के क्रॉस ही हैं, ठीक है जी? तो चलिए भैया, अब एरिया यहां पे लिखिएगा। अब नंबर ऑफ टर्न्स भी लिखनी पड़ेंगी बेटा, n लूप्स के लिए n से मल्टीप्लाई भी होता है। हाँ, ये मत समझना, अब ये n लूप्स आ गई, ध्यान रखना। अब NA dB/dt होगा। नंबर ऑफ टर्न्स 20, एरिया कितना? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई होगा। dB/dt 1000, dB/dt 1000। एक बात समझो भाई, ये 2 पड़ा, ये 25 पड़ा, ठीक? 1 0 ये रही, 3 0 वो रही, थोड़ा दिमाग लगाया करो। 4 0 हो गई और 4 माइनस की ये रही, तो 4 0 ये 10⁻⁴ और 10⁻⁻⁴, क्या ये कट जाएंगी? बिल्कुल। क्या बचेगा? 50। तो 50 वोल्ट तो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया, ठीक है जी? ये 50 कट गया ये, ठीक है जी? उसके बाद इंड्यूस्ड करंट पूछा है, बस कुछ नहीं करना, E/R करना है, 50/100, 0.5 एम्पियर, खत्म बात। 50/100 5/10 हो गया,
यानी कि 0.5 एम्पियर आ गया, यही इंड्यूस्ड करंट है इस रेक्टेंगुलर कॉइल में। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? यस सर समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है। बहुत बढ़िया, क्लियर होना चाहिए, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए भाई ये। इससे अच्छे तरीके से मैं नहीं समझा सकता। अगला सवाल देख लो, ये 2012 में आया था भाई ये सवाल। ये सवाल जो आया था ये 2012 में आया था। सवाल क्या है देखो जरा। A coil of resistance 400 ohm is placed in a magnetic field. If the magnetic flux linked with the coil varies with time 50 t square plus 4, find the current in the coil at t is equals to 2 second. सीधा अब फ्लक्स दे दी बेटा, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स दे दी, टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स दे दी 50 टी स्क्वायर प्लस 4। 2012 का सवाल है, चाहो तो पॉज कर लो। हाँ, तो 2 सेकंड पे आपको इसमें करंट इंड्यूस्ड बताना है। वही कहानी है, करंट इंड्यूस्ड क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय आर। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? यहां पे सीधा ही डी फाई बाई डी टी लगाओ, सीधा फ्लक्स दे दी ना, सीधा डिफरेंशिएट करो। अब इसको नंबर ऑफ टर्न्स तो दी को नहीं, बस यही है 50 टी स्क्वायर। 50 टी स्क्वायर का 2t होगा डिफरेंशिएशन। अरे एक्स स्क्वायर का 2x होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 घट जाती है। क्या 2x होता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन? बहुत बढ़िया, 100t आ गया भाई, 100t। इंड्यूस्ड ईएमएफ 100t आ गया। टाइम पे डिपेंड करता है, टाइम की वैल्यू बाद में पुट करनी है, ये डिफरेंशिएट करने से पहले मत पुट कर देना। पहले नहीं पुट करते कभी भी, डिफरेंशिएशन बाद करने के बाद पुट करते हैं एंड में वैल्यू टाइम की या कोई भी वैल्यू। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा जी? E बाय आर 100t बाय 400, तो t बाय 4 हो गया जी। अब टाइम की वैल्यू पुट कर दो, 2 बाय 4 हाफ एम्पियर। देख लो भाई, समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत आसान था। इसके जैसा ही क्वेश्चन है भाई, होमवर्क ले लो। ये आपके लिए होमवर्क है जी, ठीक है जी। हाँ, अगली बरियां डिस्कस करेंगे, इसको करना पड़ेगा। अगली बरियां डिस्कस करेंगे, अगली बारी डिस्कस करांगे भाई एनू, इस क्वेश्चन नू आपां अगली बारी डिस्कस करांगे। हुण आपां वधदे हां अगे। 2016 का क्वेश्चन है भाई, 2016 का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं 2016 का क्वेश्चन क्या कह रहा है जी। देख जी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन अ रीजन ऑफ रेडियस स्मॉल आर। द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट अ रेट ऑफ dB by dt। लूप 1 ऑफ रेडियस कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर। पता नहीं क्या कर रखा है, सुनो मेरी, सुनो, ये डायग्राम बना रखी है, मैं अगले पेज पे भी डायग्राम बनाऊंगा। ये जो छोटा रेडियस है ये स्मॉल आर है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्ट्रिक्टेड विद इन ए रीजन ऑफ रेडियस स्मॉल आर। स्मॉल आर छोटा वाला रेडियस है, ये कैसे पता चला? ये गिवन है, ये देखो, ठीक। छोटे वाले रीजन में सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इतने इतने रीजन में है भाई। ठीक है जी, इतने रीजन में है सिर्फ, क्लियर है? छोटे वाले आर में है भाई, ये छोटे वाला आर है, ठीक। इतू सार, छोटे वाला आर बड़े आर से तो छोटा होगा, बड़ा आर बड़ा होगा, छोटा आर छोटा होगा। कैसी बातें कर रहे हो भाई? द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट अ रेट dB by dt। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का रेट dB by dt दे रखा है। लूप 1 ऑफ रेडियस कैपिटल आर ग्रेटर देन स्मॉल आर इनक्लोजेस द रीजन स्मॉल आर। देखो भाई, लूप जो पहली लूप है उसका रेडियस कैपिटल आर है, इनक्लोजेस द रीजन स्मॉल आर, उसके अंदर स्मॉल आर है, कैपिटल आर के अंदर स्मॉल आर है, ठीक है जी। एंड लूप 2 ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज आउटसाइड द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लूप 2 अलग है, लूप 2 का रेडियस भी कैपिटल आर, लूप 1 का रेडियस भी कैपिटल आर, दोनों का रेडियस कैपिटल आर है भाई।
लूप 1 का रेडियस भी कैपिटल आर है, लूप 2 का रेडियस भी कैपिटल आर है, दोनों का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है जी। लेकिन लूप 2 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। चलो, देन द ईएमएफ जनरेटेड इज, ऑप्शन देख लो। चलो, एक बात तो कंफर्म है कि लूप 2 में कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है यहां बेटा। डी फाई बाई डी टी होता है, या एरिया इंटू डी बी बाई डी टी कर दो। चलो बेटा, बात यह है कि ये जीरो है, यहां पे लूप 2 के अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो चेंज का ए का ये जीरो होगा, लूप 2 में जीरो होगा भाई। ये देखा, जीरो इन लूप 2, माइनस डी बी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर इंटू लूप 2, नहीं ये गलत हो गया, जीरो इन लूप 2, जीरो इन लूप 2। तो सेकंड ऑप्शन तो काटा मार दो, हो ही नहीं सकता, ठीक है जी, ओके। फर्स्ट लूप में क्या होगा, फर्स्ट लूप में जीरो नहीं होगा, फर्स्ट लूप में मैग्नेटिक फील्ड है और चेंज हो रही है और चेंज हो रही है, तो फर्स्ट लूप में जीरो नहीं हो सकता, इस पे भी काटा मार दो। सेकंड में जीरो होगा, फर्स्ट में जीरो नहीं हो सकता। फर्स्ट में अब बचा क्या है देखो, अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन बचे हैं, माइनस डी बी बाई डी टी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस डी बी बाई डी टी पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दो ऑप्शन बचे हैं भाई, ठीक है जी, दो ऑप्शन बचे हैं, आप ध्यान से सुनो। इंड्यूस्ड ईएमएफ लूप 1 के लिए एरिया इंटू डी बी बाई डी टी, एरिया इंटू डी बी बाई डी टी, माइनस लिखना है तो माइनस लिख दो, ठीक है जी, ओके। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एरिया यहां पे कौन सा लिखे, बस बात वही है, एरिया किसका लिखे, एरिया उस रीजन का लिखा है भाई, लूप का एरिया तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर है। अगर लूप के एरिया की बात करूं तो वो पाई कैपिटल आर स्क्वायर है जी, दूसरी वाली का भी यही है, लूप का एरिया तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, लेकिन क्या पूरी लूप में मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं। तो एरिया वो वाला लिखते हैं जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है। स्मॉल आर वाला एरिया लिखेंगे जी, ये आंसर है, ठीक है जी, दिस इज द आंसर। माइनस पाई आर स्क्वायर डी बी बाई डी टी, या माइनस डी बी बाई डी टी पाई आर स्क्वायर, जो मर्जी बोलो, एरिया वो लिखना है, एरिया वो लिखना है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, एरिया वो लिखना है जहां मैग्नेटिक फील्ड है। भाई बाकी एरिया का अचार डालोगे क्या, वहां पे फ्लक्स ही नहीं है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स है। भैया बाकी का रीजन जो बचा हुआ है उसमें फ्लक्स ही नहीं है, उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ थोड़ी आएगा। क्या इसमें हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ दिखाया, नहीं। एरिया तो इसका भी था, एरिया तो इसका भी था, लेकिन फील्ड ही नहीं थी यहां पे। एरिया इसका भी है पूरा, लेकिन यहां पे फील्ड ही नहीं है बाकी के रीजन में, तो जितने रीजन में फील्ड है वही तो दिखाओगे। ये आंसर है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, 2016 में आया था, वेरी फेमस और बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर रहा हूं, ठीक, बहुत अच्छा है। आगे बढ़ो, एग्जाम्पल्स ऑन चेंजिंग एरिया। क्या एरिया को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या एरिया को चेंज करके मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो सकती है, बिल्कुल चेंज हो सकती है। अब मान लो कि भैया हमारे पास फ्लक्स होती है डी फाई बाई डी टी, एंगल सब जीरो मान लो, तो बी इंटू ए मान लो, ठीक है जी, माइनस लिखना लिख लो। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कांस्टेंट है, सिर्फ एरिया चेंज हो रहा है, तो माइनस बी इंटू डी ए बाई डी टी हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे पहले देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज करी, अब हम किसको चेंज कर रहे हैं, एरिया को, एरिया चेंज हो रहा है, तो माइनस बी इंटू डी ए बाई डी टी हो जाएगा, समझे। एरिया कैसे चेंज होगा,
एरिया कैसे चेंज हो? मान लो ध्यान से सुनो, ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, क्रॉस है, ये लूप पड़े पड़े श्रिंक होने लग गई, श्रिंक होने लग गई। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ। ध्यान से सुनो, किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है? अंदर है, ठीक है ना। और एरिया कम हो रहा है, एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। इसमें एरिया क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हमें फ्लक्स बढ़ानी है। फ्लक्स कहां है? अंदर। फ्लक्स कहां है? अंदर है। एरिया कम हो रहा है, एरिया कम हो रहा है, मतलब फ्लक्स कम हो रही है, मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। मतलब फ्लक्स डिक्रीज हो रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा, हमें फ्लक्स इंक्रीज करनी पड़ेगी अंदर की तरफ। दो स्टेप देखने हैं, फ्लक्स की डायरेक्शन, दो चीजें देखनी है पहले की तरह वही चीजें, फ्लक्स की डायरेक्शन और फिर इंक्रीज या डिक्रीज। फ्लक्स की डायरेक्शन फिर इंक्रीज या डिक्रीज। फ्लक्स कहां है? अंदर। एरिया श्रिंक हो रहा है, लूप का एरिया श्रिंक हो रहा है, तो यहां पे क्या हो रही है? फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। तो हमें बढ़ानी पड़ेगी, किस तरफ बढ़ानी पड़ेगी? अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ानी पड़ेगी। अंदर की तरफ बढ़ाने के लिए करंट क्लॉकवाइज, इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज टू इंक्रीज फ्लक्स इन क्रॉस डायरेक्शन। क्रॉस डायरेक्शन के अंदर फ्लक्स कम हो रही थी तो उसको बढ़ाना था, क्योंकि एरिया श्रिंक हो रहा था तो क्रॉस डायरेक्शन वाली फ्लक्स कम हो रही थी, तो उसको बढ़ाना था, तो उसके लिए क्लॉकवाइज करंट चाहिए। ठीक, खत्म बात। सवाल पे आ जाओ। ये पूरा क्लियर हो गया? इस पे आ जाओ। ये 2010 में सवाल आया था भाई, 2010 में सवाल आया था इसी कंसेप्ट के ऊपर। देखो जरा, कंडक्टिंग सर्कुलर लूप is placed in a uniform magnetic field with its plane perpendicular to the loop। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर क्रॉस मान लो, .025 टेस्ला, ठीक है जी। विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द लूप, एरिया वेक्टर भी अंदर ही मान लो, एरिया वेक्टर भी क्या मान लो? क्रॉस मान लो, ठीक है ना, मान सकते हो। लूप कौन सा प्लेन में मानी है? एक्स वाई प्लेन में। इसका एरिया वेक्टर बाहर मान लो या अंदर मान लो, तो आप अंदर ही मान लो ना। मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर मानी है, वो भी तो मानी है, या तो दोनों बाहर मान लो या दोनों अंदर मान लो। एंगल जीरो कर लो बस, मेरा कहने का मतलब है कि एंगल जीरो कर लो, ठीक है जी, थीटा 0 डिग्री। ओके, द रेडियस ऑफ द लूप इज मेड टू श्रिंक एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। रेडियस श्रिंक हो रहा है बेटा, डी आर बाई डी टी नेगेटिव है, कितना? -1 मिलीमीटर पर सेकेंड। श्रिंक हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए नेगेटिव लगाया है। हालांकि साइन हमसे किसी ने नहीं पूछा, मैंने सिर्फ अपनी मर्जी से लगा दिया। आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है जब रेडियस 2 सेंटीमीटर रह गया, श्रिंक होते होते जब रेडियस 2 सेंटीमीटर रह गया, तब आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। देखो क्या लगाओगे? बी तो कांस्टेंट है, डीए बाई डी टी लगाओगे, कॉस तो 0 है, डीए बाई डी टी लगाओगे, ठीक है जी। सर्कुलर लूप का एरिया होता क्या है? पाई आर स्क्वायर। एरिया होता क्या है? पाई आर स्क्वायर होता है जी, बहुत बढ़िया। हमें डीए बाई डी टी निकालना है।
लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में तो एरिया दे ही नहीं रखा। क्या एरिया टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है? नहीं दे रखा। तो आप ऐसा करो, पहले इसको पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2r। आर स्क्वायर का क्या होगा? 2r। फिर आर को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन दोबारा करना पड़ेगा। देखो भाई, एरिया पाई आर स्क्वायर है, एरिया पाई आर स्क्वायर है। मैं आपको पूरा अच्छे से समझाता हूं। अगर मैं डिफरेंशिएशन करता रेडियस के रिस्पेक्ट में, आर स्क्वायर का हो जाता 2r, तो आंसर हो जाता 2πr। ठीक, ओके। लेकिन मुझे डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। मैं अब इसको ऐसे लिखता हूं, ध्यान से देखना। dA बाई डी आर इंटू डी आर बाई डी टी। मुझे बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें? ये चेन रूल कहते हैं इसे डिफरेंशिएशन का। देखो dA बाई डी टी है, मैंने ऊपर नीचे डी आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है, तो अभी भी dA बाई डी टी ना, ये डी आर तो कट जाएंगे। तो dA बाई डी टी को मैंने ऐसे लिख लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो dA बाई डी आर क्या हो गया? 2πr और इंटू डी आर बाई डी टी। इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा था, dA बाई डी टी को ऐसे लिखा है भाई 2πr इंटू डी आर बाई डी टी। समझ गए? dA बाई डी आर तो 2πr है, क्योंकि एरिया रेडियस का फंक्शन है, एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर एरिया को रेडियस के मुकाबले में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2πr आएगा। लेकिन करना किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। समझ गए? ओके। तो b इंटू ये 2πr और डी आर बाई डी टी, बस ये सारी चीजें पुट करनी है और कुछ नहीं करना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 0.025, यानी कि 25/1000। 2πr रेडियस की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2/100 मीटर। थोड़ा नीचे लिखता हूं, जगह बचेगी कि यहां पे पूरा नहीं आएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है 25/1000। 2π रेडियस की वैल्यू है 2/100 मीटर। डी आर बाई डी टी, ये मिलीमीटर में है बेटा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1/1000 डिवाइड करना पड़ेगा, सॉरी, मीटर पर सेकंड। मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना, 1000 से डिवाइड होता है। तो साइन चाहे मत लिखो, लेकिन 1/1000 जरूर लिख लो। समझ गए? बहुत बढ़िया, क्लियर हो जाना चाहिए आपको। क्लियर है? अच्छा, अब सुनो, 25, 2 50 और 2 100, 100 से कट गए। पाई बचा ऊपर और नीचे 6 जीरो बची हैं। तो पाई इंटू 10 की पावर -6 वोल्ट, तो ये बन गया पाई माइक्रो वोल्ट। 10 की पावर -6 जो है वो माइक्रो होता है, तो आंसर पाई माइक्रो वोल्ट है भाई। पाई माइक्रो वोल्ट आंसर है। क्या आंसर है? पाई माइक्रो वोल्ट, पाई माइक्रो वोल्ट आंसर। आई होप ये आपको बात बहुत क्लियर हो रही है, बहुत 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 क्लियर हो रही है भाई। क्लियर हो रही है ना? हो रही है ना क्लियर? बस यही चाहिए। अगला सवाल 2009, सेम कंसेप्ट। 2 बार PYQ आ चुका है, सेम कंसेप्ट पे, बस वैल्यूज चेंज है। वैल्यू चेंज, कंसेप्ट सेम। 2009 में आया था, उसी कंसेप्ट पे देखो, बिल्कुल सेम जैसा, बस रेडियस वेडियस की वैल्यू चेंजेस हैं, बाकी कुछ नहीं चेंज। और 2010 में भी आया था, 2009 में भी आया था। देखो जरा, होमवर्क है फिर आपके लिए। जब कंसेप्ट ही सेम है तो फिर होमवर्क तो आप कर ही सकते हो ना। हाँ, करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर, लेकिन अब पहले पीते हैं पानी। आगे बढ़ने से पहले पानी का पीना जरूरी है। पानी पानी रे।
एग्जाम्पल्स ऑन द मोशन ऑफ लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप को मूव करवाऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अब मैं लूप को मूव करवाऊंगा। भाई ध्यान से सुन, अभी तक हम क्या कर रहे थे? लूप तो फिक्स थी, लूप फिक्स थी, हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे थे, एरिया चेंज कर रहे थे। मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे थे, एरिया चेंज कर रहे थे, बार मैग्नेट को मूव कर रहे थे। बार मैग्नेट मूव किया, फील्ड या फ्लक्स को चेंज किया, एरिया को चेंज किया, ठीक है ना, एरिया को चेंज किया। अब मैं लूप को मूव करवाऊंगा भाई, अब मैं लूप को क्या करवाऊंगा? मूव करवाऊंगा। आओ देखें कि लूप को हम किस तरीके से मूव करवा रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूं, ये देखो, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास, और ये लूप इसके अंदर आ रही है, लूप कमिंग टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, लूप मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ रही है भाई। ये जो लूप है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ आ रही है, इसकी तरफ एंटर हो रही है, एंटर हो रही है मैग्नेटिक फील्ड में। समझो अब बात को, ना तो लूप श्रिंक हो रही, ना तो लूप श्रिंक हो रही, ना ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही। फ्लक्स होती है बी ए कॉस थीटा। मैंने आपको यह बताया था कि एरिया वो वाला लेते हैं जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही हो, एरिया वो वाला जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो, एरिया वो वाला लेते हैं जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो। अगर मैं यहां पे एरिया लूप का देखूं तो वो तो फिक्स है, एरिया ऑफ लूप जो है वो तो फिक्स है, एरिया ऑफ लूप वो तो कांस्टेंट है। लेकिन ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है, अंदर जा रही है, ठीक है ना। अभी देखना ध्यान से, मैं आपको सारी चीजें, सारा सिनेरियो समझाता हूं। सारा सिनेरियो आपको समझ में आना चाहिए भाई, है ना। मेन बात तो समझने की है ना, सिनेरियो समझ में आना चाहिए। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रही है, यहां तक मैग्नेटिक फील्ड है, इतनी लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो फ्लक्स इतने रीजन से पास हो रही है, फ्लक्स इतने रीजन से पास हो रही है। ये शेडेड रीजन ये बता रहा है रीजन थ्रू विच फ्लक्स पासेस, जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रही है, ठीक है ना, जिसके थ्रू फ्लक्स क्या हो रही है? पास हो रही है। अब ये कॉइल जो है वो अंदर जा रही है, तो फिर थोड़ी देर बाद ये ज्यादा एरिया कवर करेगी। थोड़ी देर बाद का अगर सिनेरियो देखें तो ये वाला एरिया भी अंदर आ जाएगा। तो क्या एरिया बढ़ रहा है? लूप का एरिया नहीं ना, वो वाला एरिया नहीं, वो वाला एरिया जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रही है। थोड़ी देर बाद का सिनेरियो भी बना देता हूं, लो आपके लिए, थोड़ी देर बाद का सिनेरियो भी बना देता हूं। ये वाला सिनेरियो होगा जी, ये देखो, क्या एरिया बढ़ गया जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रही है? क्योंकि लूप उधर जा रही है। कोई भी वेलोसिटी मान लो लूप की, या जैसे मर्जी मान लो, लूप उधर जा रही है। समझ पा रहे हो? लूप उधर की तरफ जा रही है भाई, तो इसका मतलब वो एरिया इंक्रीज हो रहा है जिसके थ्रू क्या हो रही है? पास फ्लक्स हो रही है। जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रही है वो एरिया क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। वो एरिया क्या हो रहा है जी? इंक्रीज हो रहा है जी। समझ गए? बस, कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है आपको।
एरिया इंक्रीजेस थ्रू विच फ्लक्स पासेस। अब आ जाओ ओरिजिनल क्वेश्चन पे, इस पे आ जाओ, ठीक है ना। हुआ क्या है, मैं आपको बस अभी तक तो यही समझा रहा था कि फ्लक्स चेंज हो रही है। अब मैं आपको डायरेक्शन बताऊंगा। फ्लक्स इन किस तरफ है, दो बातें फिर, फ्लक्स अंदर है, इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रही है। क्योंकि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा में एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एरिया के इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। देखो जरा, ठीक है जी, एरिया के इंक्रीज होने की वजह से फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये बात हुई कि भैया इसमें करंट इस तरीके से इंड्यूस होगा ताकि ये डॉट फ्लक्स क्रिएट करे या डॉट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करे। फ्लक्स अंदर है, बाहर प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज टू रिड्यूस फ्लक्स इन क्रॉस डायरेक्शन। हालांकि जो है फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बस ये समझाने के लिए ये जो है मैं बोल रहा, ठीक है जी। फ्लक्स कहाँ है, अंदर, फील्ड कहाँ है, अंदर। बढ़ रही है कि कम हो रही है फ्लक्स, फ्लक्स बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है। तो बढ़ते को रोकना है, बढ़ते को रोकना है। क्रॉस में बढ़ रही है तो उल्टा क्रिएट करेंगे, डॉट क्रिएट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, बहुत बढ़िया। इसी से रिलेटेड सवाल था भाई, ये लूप थी, कंडक्टिंग लूप इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इट्स 4 पोजीशंस आर शोन बिलो। ये लूप है जो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रही है, उसकी 4 पोजीशंस दिखा रखी हैं। आपको चारों पोजीशन के अंदर, आपको चारों पोजीशन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, आपको इंड्यूस्ड करंट बताना है, सॉरी, आपको चारों पोजीशन के अंदर इंड्यूस्ड करंट बताना है कि कितना होगा चारों पोजीशन के अंदर। देखो बहुत आसान है भाई, चारों पोजीशन के अंदर आपको इंड्यूस्ड करंट बताना है, चारों के अंदर, ठीक है। सुनिएगा, इस फर्स्ट वाली जो लूप है, ठीक है ना, फर्स्ट वाली, अब लूप ऐसे ऐसे जा रही है, ठीक है ना। फर्स्ट वाली जो लूप है वो जो है पूरी की पूरी बाहर है, इसके थ्रू तो फ्लक्स जीरो ही है, फ्लक्स जीरो है, ये तो पूरी बाहर है, ये तो पूरी बाहर है, पूरी बाहर है, इसमें इंड्यूस्ड करंट होगा ही नहीं। मतलब पहली वाली में इंड्यूस्ड करंट जीरो, ठीक। तीसरी वाली देखो, ये पूरी अंदर है, ये पूरी अंदर की तरफ है, तो इसमें फ्लक्स है तो सही, फ्लक्स जीरो तो नहीं है, ठीक है ना, जीरो नहीं है लेकिन चेंज नहीं हो रही, बट नॉट चेंजिंग, क्योंकि ना तो एरिया चेंज हो रहा जिसके थ्रू फ्लक्स क्रॉस कर रही है, पूरे एरिया के थ्रू फ्लक्स क्रॉस कर रही है, पूरे एरिया के थ्रू क्रॉस कर रही है, क्योंकि बी भी कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जीरो होगा और करंट भी जीरो होगा। थर्ड केस में भी करंट जीरो होगा। पहले केस में करंट क्यों जीरो है सर? पहले केस में करंट इस वजह से जीरो है क्योंकि फ्लक्स है ही नहीं। दूसरे केस में फ्लक्स है तो सही लेकिन कांस्टेंट है, ना तो फील्ड चेंज हो रही ना ही एरिया चेंज हो रहा। तीसरे वाले में, दूसरा और चौथा केस देखो जी, दूसरे में अंदर एंटर हो रही है, देख रहे हो थोड़ी सी बाहर है, अंदर एंटर हो रही है, तो वो वाला एरिया बढ़ रहा है, ये यही वाला केस है, यही वाला केस है भाई, अंदर एंटर हो रही है
अंदर एंटर हो रही है तो वो वाला एरिया इंक्रीज हो रहा है जिसके थ्रू फ्लक्स बढ़ रही है। तो फ्लक्स कहां है? अंदर। फ्लक्स है अंदर। बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है। फ्लक्स कहां है? अंदर, और बढ़ रही है, तो उसका उल्टा क्रिएट करना पड़ेगा, डॉट, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट होगा भाई। दूसरी वाली कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा ताकि डॉट क्रिएट हो। ठीक है जी, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। चौथी वाली कॉइल को देखो जी, चौथी वाली कॉइल को देखो। ये कॉइल बाहर जा रही है, ये कॉइल बाहर जा रही है, ये कॉइल बाहर जा रही है। तो बाहर जब ये जा रही है, अब फ्लक्स कहां है? अंदर। फ्लक्स कहां है? क्रॉस। अब बाहर जा रही है तो वो एरिया डिक्रीज हो रहा है कि थोड़ी देर बाद ये ऐसे आ जाएगी, सिर्फ इतना पोर्शन अंदर रह जाएगा। समझ पा रहे हो? सिर्फ इतना पोर्शन अंदर रह जाएगा, तो इसका वो वाला एरिया डिक्रीज हो रहा है जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रही है। तो फ्लक्स डिक्रीज हो रही है, इसको इंक्रीज करना है। फ्लक्स किधर है? क्रॉस। इसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। फ्लक्स किधर है? क्रॉस। ठीक है जी। हालांकि फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, यहां पे फील्ड लिखना चाहिए मेरे को कि फील्ड क्रॉस है, लेकिन समझाने के लिए फील्ड क्रॉस है। क्या हो रही है? फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज हो रही है। तो इसको क्या करना है? इंक्रीज करना है। किस डायरेक्शन में? क्रॉस में। भाई क्रॉस में डिक्रीज हो रही है तो क्रॉस में इंक्रीज करना है, क्लॉकवाइज। तभी तो क्रॉस में इंक्रीज होगी, क्लॉकवाइज टू इंक्रीज द इनवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड यानी कि क्रॉस। इनवर्ड फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए क्लॉकवाइज आएगा भाई। अंदर जा रहा है थंब। चारों में करंट पता चल गया? चारों में करंट पता चल गया भाई? चारों में करंट पता चला? पता चला के गलत लेकर मैं पता निकला। समझ गए? ये पूरी बार है, ये पूरी अंदर है, इसमें तो जाएगा नहीं। ये कर चुके हैं, ये उल्टा होगा भाई। इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, उसमें क्लॉकवाइज होगा। खुद सोच लो ना, टीबी स्पेशल सोच लो, ये दोनों उल्टे आएंगे। इन दोनों के रिजल्ट जो हैं वो उल्टे होंगे भाई। अगर एक रिजल्ट आ गया तो दूसरा अपने आप टिक कर दो, क्योंकि एक के थ्रू फ्लक्स बढ़ रही है, एक के थ्रू कम होगी। एक अंदर जा रहा है, एक बाहर जा रहा है। नहीं आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। सुनो अब ध्यान, क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा, क्वेश्चंस का भंडारा चल रहा है भाई, भंडारा। रिक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कुलर, एलिप्टिकल लूप है, 4 लूप्स हैं हमारे पास, सारी एक्स वाई प्लेन में है। आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v. The magnetic field is directed along the negative z direction. The induced EMF during the passage out of these loops out of the field region will not remain constant for. पता नहीं क्या बोल रखा है, हम एक एक करके बनाते हैं इन चीजों। रिक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर और एलिप्टिकल लूप्स हैं, सारी एक्स वाई प्लेन में है। आर मूविंग आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड with a constant velocity v. The magnetic field is directed along the negative z direction. देखो मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड में है, मतलब अंदर की तरफ है। ठीक है जी। हमारे पास 4 लूप्स हैं, कह रहे हैं हमारे पास 4 लूप्स हैं। एक तो रिक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, एक सर्कुलर है, एक एलिप्टिकल है। ये 4 लूप्स बाहर जा रही हैं कांस्टेंट वेलोसिटी v से, मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही हैं कांस्टेंट वेलोसिटी v से। जब ये बाहर जा रही हैं तो इनमें से किस लूप का इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा? विल नॉट रिमेन कांस्टेंट फॉर विच ऑफ दीज लूप्स? होगा तो सही इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि बाहर जा रही हैं। ये वाला केस है चौथा, बाहर जा रही हैं तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो होगा, क्योंकि एरिया डिक्रीज हो रहा है जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रही है। ठीक है जी।
लेकिन कह रहे हैं कि कांस्टेंट किस में होगा, ध्यान से सुनिए। पहले केस में लूप जो है वो रिक्टेंगल है, ठीक है जी, जो बाहर आ रही है इसमें से। इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो यहां पे अब डी फाई बाई डी टी होता है, फाई को बी इंटू ए लिख सकते हैं। एरिया चेंज हो रहा है बेटा, बी तो चेंज हो नहीं रहा, एरिया चेंज हो रहा है जिसके थ्रू फ्लक्स पास हो रही है, क्योंकि ये लूप बाहर निकल रही है। ध्यान से सुनो, अगले ही पल अगर मैं अगले dt टाइम का बात करूं, अगले dt टाइम में इतना एरिया बाहर निकल जाएगा, उससे अगले dt टाइम में इतना एरिया बाहर निकल जाएगा, ठीक है जी, उससे अगले dt टाइम में उससे ज्यादा एरिया बाहर निकल जाएगा। स्क्वायर लूप है, स्क्वायर बना दिया मैंने, स्क्वायर लूप बना देता हूं, इसी में बना देता हूं। स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप बना दी भाई। स्क्वायर लूप भी इसमें से बाहर निकल रही है सेम वेलोसिटी से, अगले dt टाइम में इसका इतना एरिया बाहर निकल जाएगा और अगले dt टाइम में इतना ही एरिया बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है बेटा, वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अगले dt टाइम में इसका ये dx पोर्शन बाहर निकलेगा और अगले dt टाइम में इसका dx पोर्शन और बाहर निकल जाएगा, इसका भी ऐसे ही होगा। लेकिन सर्कुलर और एलिप्टिकल लूप में ना पंगा क्या होगा मैं बता रहा हूं आपको। सर्कुलर लूप मान लो ऐसी है, अगले dt टाइम में उसका इतना एरिया मान लो बाहर निकल गया, उससे अगले dt टाइम में उसका जो एरिया बाहर निकलेगा वो सेम नहीं होगा भाई, क्योंकि ये छोटी होती जा रही है, ये देखो इधर से छोटी होती जा रही है, इससे अगले dt टाइम में इसका जो एरिया बाहर निकलेगा वो और कम होगा। समझ पा रहे हो क्या? ये बात समझ पा रहे हो? सेम चीज एलिप्स के लिए हो रही है, सेम चीज एलिप्स के लिए हो रही है भाई। थोड़ी बड़ी डायग्राम बना रहा हूं, मान लो अगले dt टाइम में इतना एरिया बाहर निकल गया, तो उससे अगले dt टाइम में इतना एरिया बाहर निकलेगा, बराबर नहीं होगा। उससे अगले dt टाइम में और कम एरिया बाहर निकलेगा, उससे अगले dt टाइम में और कम एरिया बाहर निकलेगा। वेलोसिटी तो सबकी कांस्टेंट है, वेलोसिटी सबकी कांस्टेंट है, उसमें कोई दो राय नहीं है। dt टाइम, छोटा सा टाइम इंटरवल ले लो भाई, छोटा सा टाइम इंटरवल ले लो यहां पे, ठीक है जी, छोटा सा टाइम इंटरवल ले लो, आपको यह बात क्लियर होगी कि भैया सर्कल और एलिप्स में एरिया बराबर बराबर नहीं बटे हुए। तो यहां पे अगर ये dx है, ये dx है, ये dx तो ठीक है कि अगले dt टाइम में ये होगा, लेकिन क्या ये एरिया बराबर है? नहीं। इसका एरिया अगर मान लो dA1 होगा, इसका एरिया dA2 होगा, इसका एरिया dA3 होगा जो बाहर निकलेगा, इसका एरिया dA4 होगा, तो सर्कल और एलिप्स में एरिया जो बाहर निकल रहे हैं वो वेरिएबल हैं, तो इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि ये dA/dt है।
अब इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ एक पल अभी मैंने काउंट किया तो dA1/dt होगा। जब ये वाला एरिया बाहर निकल रहा होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा, dA1/dt। जब ये वाला एरिया बाहर निकल रहा होगा तो dA2/dt। जब ये वाला एरिया बाहर निकल रहा होगा तो dA3/dt, ये dA4/dt। इसके सारे एरिया बराबर हैं। देखो, जो ये एरिया है वही ये एरिया है, जो ये एरिया है वही ये एरिया है। समझ पा रहे हो? इसके एरिया वेरिएबल हैं भाई। तो आंसर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसमें कांस्टेंट नहीं होगा? और सर्कुलर एंड एलिप्टिकल लूप्स, इसका एरिया फिक्स नहीं है। मतलब जो एरिया बाहर निकल रहा है वो फिक्स नहीं है। इंड्यूस्ड ईएमएफ तो है, कांस्टेंट नहीं है इसमें। ये पहले dt टाइम में जितना एरिया बाहर निकला, अगले dt टाइम में भी उतना ही एरिया बाहर निकलना चाहिए, उतना ही एरिया चेंज होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे मैं फॉर एग्जांपल देता हूं, t इज इक्वल्स टू 0 पे मैं एक तरफ टाइम का चार्ट बनाता हूं और एक तरफ एरिया का। ठीक है ना? अभी समझ में आएगा। 0 टाइम पे, ठीक है ना, इसका एरिया मान लो 10 है। 1 सेकंड बाद 8 एरिया रह गया, 2 सेकंड बाद 6 एरिया रह गया, 3 सेकंड बाद 4 एरिया रह गया, 4 सेकंड बाद 2 एरिया रह गया, 5 सेकंड बाद एरिया 0 हो गया। एक एक सेकंड बाद जो चेंज इन एरिया है, जो dA है, वो 2 है। अगले 1 सेकंड में भी एरिया का चेंज 2 है, अगले 1 सेकंड में भी एरिया का चेंज 2 है, अगले 1 सेकंड में भी एरिया का चेंज 2 है। हर सेकंड में एरिया का चेंज 2 ही आ रहा है। ठीक, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कांस्टेंट होगा। अगर मैं इसी में चार्ट बना दूं टाइम का और इंड्यूस्ड ईएमएफ का, कि पहले सेकंड में 10 एरिया है, 1 सेकंड पे 9 एरिया है, फिर दूसरे सेकंड पे एकदम से 6 हो गया, तीसरे सेकंड पे एकदम से 2 रह गया, चौथे सेकंड पे 0 हो गया। आप देखो कि पहले सेकंड में एरिया का चेंज कितना आया, dA 1। दूसरे में कितना आया, dA 3 का चेंज आया, फिर एकदम से 4 का चेंज आ गया, फिर एकदम से 2 का चेंज आ गया। समझ पा रहे हो? यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ फिक्स नहीं है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वेरिएबल। क्या ये बात क्लियर हो रही है? सर्कल और एलिप्स में यही हो रहा है, स्क्वायर और रेक्टेंगल में ऐसा नहीं हो रहा भाई। ये ऐसे ऐसे, ये मुड़े हुए, ये मुड़े हुए, ये फिक्स है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए मैं इतना टाइम इस पे लगा रहा हूं भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही। चलो आगे बढ़ो। अगले टाइप के सवाल, एग्जाम्पल ऑन चेंजिंग एंगल। एंगल भी चेंज हो सकता है भाई। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ d∅/dA cos d∅/dt होता है, तो BA cos थीटा हो सकता है, तो ये एंगल भी तो चेंज हो सकता है। एंगल चेंजेस, मान लो कई बार डिफरेंशिएशन नहीं करना होता, तो ΔΦ/ΔT भी लिख सकते हो भाई। मान लो अगर आपको फाइनल और इनिशियल फ्लक्स गिवन है, ध्यान देना, ये तब लगाना है जब इनिशियल और फाइनल फ्लक्स गिवन हो। अगर इनिशियल और फाइनल फ्लक्स आपको गिवन है, कि t इज इक्वल्स टू 0 पे फ्लक्स की वैल्यू फाई इनिशियल है, t टाइम पे फ्लक्स की वैल्यू फाई फाइनल है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा माइनस ΔΦ/ΔT लिख लेना उस टाइम पे। तो फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल बाय t माइनस 0, कुछ नहीं, ΔΦ/ΔT। फाइनल निकालो, इनिशियल निकालो, माइनस कर दो, कितने टाइम में, t टाइम में। समझ गए? बढ़िया, सुन लो। ये मैंने क्यों करवाया, अभी अगले क्वेश्चन में यूज होगा ये। देखो 2019 का सवाल है, 800 टन की कॉइल है, इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर है, केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁻⁵ टेस्ला।
when the plane of the coil is rotated by 90 degree around its any of its coplanar axis in 0.1 second, the EMF induced in the coil is. क्या मतलब है सर, समझ में नहीं आया, ध्यान से पढ़ो। कॉइल क्या क्या लिखा हुआ है पहले ये देख लो। कॉइल का एरिया, सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स 8 है, 800, एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर। कॉइल इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। मान लो कॉइल ऐसे रखी हुई है, ठीक है जी, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। अगर कॉइल ऐसे रखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है भाई, ये मैं आपको बता रहा हूं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में है, ये कॉइल का प्लेन वाईजेड प्लेन है, वाईजेड प्लेन, कॉइल किस प्लेन में, वाईजेड प्लेन में, ये मान के चल रहा हूं। तो वाईजेड प्लेन क्या एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है भाई। तो कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है भाई, कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये वाई जेड है, वाई ऊपर जेड आपकी तरफ, वाई ऊपर जेड आपकी तरफ, ठीक, वाई जेड प्लेन। इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा। वाई जेड प्लेन का एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ होगा भाई। तो इसका मतलब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितना है, 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या है, 0 डिग्री। तो इनिशियल फ्लक्स कितनी होगी, n से मल्टीप्लाई कर दो, बी ए कॉस 0, कॉस 0 हो गया 1, ठीक। इनिशियल फ्लक्स होगी एन बी ए, बी ए कॉस थीटा होती है, एन से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है जी, ये इनिशियल फ्लक्स है। फाइनल फ्लक्स क्या होगी, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया इसको, कॉइल को 90 डिग्री से क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, 90 डिग्री से रोटेट कर दिया। तो अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या एंगल हो जाएगा, मान लो कि फाइनली एरिया वेक्टर ऐसे आ गया, मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे ही है, तो फाइनली इन दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एन बी ए कॉस 90, कॉस 90 कितना होगा, 0। तो फाइनल फ्लक्स कितनी हो गई जी, 0। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा है तो माइनस डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी वही लगाएंगे, तो माइनस ऑफ फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बाय टाइम, जो भी टाइम आपको गिवन होगा, टी माइनस 0 लिख लो या टी लिख लो। फाइनल फ्लक्स तो 0 है, इनिशियल फ्लक्स एन बी ए और नीचे टाइम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एन बी ए बाई टी। अगर ना भी होता, हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना था, ना भी होता तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही बताना था। तो एन बी ए बाई टी, एन बी ए बाई टी, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 800, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 5 इंटू 10 की पावर -5, एरिया कितना है 0.05, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, ठीक है जी। सॉल्व करोगे, आओ सॉल्व करते हैं, नीचे बैठ के देखो ध्यान से, 800, ये 5 इंटू 10 की पावर -5, ये 5 0.05 है ना, तो 5/100 हो गया ये, और ये 0.1 है बेटा, तो इसका 1/10 ऊपर जाएगा, इसका 1/10 ऊपर जाएगा। दिखाई दे रहा है आपको, क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ठीक है जी, ओके। 2 0 कट गई, ये 8 और 5, देखो 5 और 5 25, 8 इंटू 25, 10 की पावर -5 है, और ये 10 है, देख लो भाई जरा, 25 इंटू 8 200, और ये 10 की पावर -4 रह गई, तो ये 2 इंटू 10 की पावर -2 रह गई,
यानी कि 0.02 वोल्ट। ये आंसर है भाई, कैलकुलेशन ही करिए और कुछ नहीं किया भाई। इनिशियल फ्लक्स कितनी है, NBA, शुरू में एंगल 0 डिग्री था, ठीक है ना, बाद में एंगल 90 डिग्री हो गया, काम खत्म हो गया, सवाल खत्म हो गया। ठीक है जी, 2019 का सवाल है भाई ये, 2019 का सवाल है ये, 2019 का सवाल है, 90 डिग्री रोटेशन। क्लियर है, ध्यान रखना। लास्ट टॉपिक आज की क्लास का, इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो अगर निकालना हो किसी कॉइल के थ्रू, इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो, अगर चार्ज फ्लो आपको निकालना है तो क्या करोगे। देखो भाई, इंड्यूस्ड करंट जो होता है, सॉरी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है d∅dt होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट जो होता है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके आता है। तो d∅dt को अगर आप रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे तो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट आ जाएगा। इंड्यूस्ड करंट को क्या लिखते हैं, dq/dt। ये d∅dt और इंटू आर तो है ही। एक बात यहाँ पे बहुत ही दिमाग खोल के देखने वाली है कि dt कट गए, dt कट गए भैया यहाँ पे, ठीक है जी, कट गए। तो यहाँ पे बचा dq, यहाँ पे बचा d∅, यहाँ पे बचा r। मैं आपको इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो निकाल के बता रहा हूँ, इंड्यूस्ड चार्ज फ्लो। तो dq हमारे पास आ गया d∅/r। या तो ऐसे याद कर लो, या इसको इंटीग्रेशन करके इसका डेल्टा बना दो कि जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे dq, इधर d∅, ठीक है जी, क्या लिखोगे, इनिशियल चार्ज, फाइनल चार्ज, इनिशियल फ्लक्स, फाइनल फ्लक्स, ठीक है जी। dq का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, q इनिशियल से q फाइनल। इनिशियल चार्ज क्या था, फाइनल चार्ज क्या है, d∅, इसका क्या बनेगा, फाई। इनिशियल फ्लक्स क्या थी, फाइनल फ्लक्स क्या है, बाय r। लिमिट पुट करो तो q फाइनल माइनस q इनिशियल, यहां पे फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल बाय रेजिस्टेंस। इसको बोल सकते हो डेल्टा q, इसको बोल सकते हो डेल्टा फाई, और बाय रेजिस्टेंस। ये चार्ज फ्लो हो गया भाई, ये चार्ज का फ्लो, क्योंकि करंट है ना, करंट है क्या, रेट ऑफ चार्ज फ्लो। करंट क्या है, चार्ज फ्लो का रेट, चार्ज फ्लो का रेट dq/dt, लेकिन dt कट गया। इससे ये बात साबित होती है कि जो चार्ज फ्लो है ना वो टाइम पे डिपेंड नहीं करता। चार्ज फ्लो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम in which flux is changed। देखो ध्यान से मेरी बात को समझना, इंड्यूस्ड ईएमएफ इस बात पे डिपेंड करता है कि मैंने कितने टाइम में कॉइल को रोटेट किया, टाइम आता है इसमें। लेकिन जब मैं चार्ज फ्लो निकालूंगा तो चार्ज फ्लो इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि मैंने फ्लक्स को चेंज कितने टाइम में किया, बस ये देखता है कि चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। चेंज तो है लेकिन कितने, क्या आपने फ्लक्स को चेंज 1 घंटे में किया, क्या आपने फ्लक्स को चेंज 1 सेकंड में कर दिया, बस काम होना चाहिए, चेंज होनी चाहिए फ्लक्स, चाहे जितनी मर्जी देर में करो। चार्ज फ्लो टाइम पे डिपेंड नहीं करता भाई, कितना चार्ज फ्लो हो गया, चाहे 1 घंटे में कर दो, चाहे उतने ही चार्ज को 1 सेकंड में कर दो। 2004 में सवाल आया था, that magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount of delta phi in a time delta t. Then the total quantity of the electric charge Q that passes through any point, through आएगा वहां पे, या passes any point in the circuit during the time delta t is represented by, कि भाई एक सर्किट है या कॉइल है, उसके थ्रू जो चार्ज फ्लो हो रहा है डेल्टा क्यू, वो डेल्टा टी टाइम में किससे रिप्रेजेंट होगा। या डेल्टा क्यू कह लो, या इन्होंने इस चार्ज को कैपिटल क्यू बोला, जो चार्ज फ्लो है।
हमें पता है डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा फाई बाय आर होता है। बा, यही हमारा आंसर है। कहां लिखा है डेल्टा फाई बाय आर? 2004 का सवाल है भाई, इसको हमने टॉपिक बना दिया। सवाल को हमने क्या बना दिया? टॉपिक। The total charge induced in a conducting loop when it is moved in magnetic field depends on total charge induced, वही डेल्टा क्यू की बात हो रही है। डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा फाई बाय आर होता है, ठीक है ना? हाँ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई आई, द टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब डेल्टा फाई, और फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब फाई फाइनल। कह रहे हैं कि इंड्यूस्ड चार्ज इनमें से किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम पे तो डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट है इससे। सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। टोटल चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे डिपेंड करता है। डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा फाई, खत्म बात। डेल्टा फाई कितने टाइम में हुआ इस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है जी। इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड तो करता है, लेकिन उनके चेंज पे डिपेंड करता है, उनके चेंज पे। यानी कि फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल पे डिपेंड करता है भाई ये डेल्टा क्यू, इंड्यूस्ड चार्ज। सवाल आ गया जी 2012 में, आज के लेक्चर का लास्ट सवाल है। सवालों का भंडारा आज खत्म होता है, बहुत सवाल कर लिए, कम से कम 18-20 सवाल कर लिए हमने एग्जाम्पल्स के समेत। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम है। द इंड्यूस्ड करंट डेवलप्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इज शोन इन द फिगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इन वेबर इज, 2012 का सवाल है, एक बार पढ़ लो। हाँ, अब मैं इसका मतलब समझाता हूं। पहली लाइन पढ़ो। इन अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है। करंट डेवलप्ड बाय द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। करंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज, डेल्टा फाई बताना है। अभी अभी हमने किया है, डेल्टा क्यू जो होता है वो डेल्टा फाई बाय आर होता है। तो अगर मुझे डेल्टा फाई बताना है तो रेजिस्टेंस को मुझे डेल्टा क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस तो 10 है, डेल्टा क्यू पता नहीं। देखो डेल्टा क्यू क्या है? जो चार्ज फ्लो हो रहा है। डेल्टा क्यू क्या है? जो चार्ज फ्लो हो रहा है। करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है ना, वो हमें चार्ज फ्लो बताता है। करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या बताता है? चार्ज फ्लो। करंट टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है dq बाय dt करंट होता है भाई, ठीक है ना? तो dq हो गया हमारे पास i dt, i इंटू डी टी। करंट और टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, याद रखना, वो हमें चार्ज फ्लो बताता है। तो ये एरिया निकाल लो। डेल्टा क्यू आ जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? 0.1। हाइट कितनी है? 4। यूनिट्स देख लो, एम्पियर है, सेकंड है, सब सही है। तो 2 इंटू 0.1, 0.2 कूलम। एम्पियर को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम आएगा। 0.2 इंटू 10 कितना आ गया? 2 कूलम, सॉरी 2 वेबर। फ्लक्स है ना ये तो। देखो भाई, क्या बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, शुक्रिया। शुभरात्रि, शबा केयर, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा। क्वेश्चंस का भंडारा खत्म हुआ। अगले लेक्चर में मिलेंगे मोशनल ईएमएफ के साथ। इमोशनल नहीं, मोशनल। इमोशनल नहीं होना, मोशनल ईएमएफ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।
बाय बाय।